नमस्कार साथियों, मैं नवदीप ओझा सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। राजस्थान के भूगोल के बारे में अपन पढ़ रहे थे और आज का जो अपना टॉपिक है वो है किसके बारे में? राजस्थान की जो वनस्पति है या वन संसाधन है उनके बारे में आज का टॉपिक है। किस प्रकार की राजस्थान में वनस्पति है, उन वनस्पतियों में कौन कौन से मुख्यतः वृक्ष पाए जाते हैं और उनका क्या मेनली जो तथ्य है उनके बारे में अपन को आज पढ़ना है। तो आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की वनस्पति या वन संसाधन के बारे में। तो देखिए, राजस्थान की वनस्पति या अपन बोले क्या वन संसाधन, वन संसाधन के बारे में देखिए। राजस्थान की वनस्पति या वन संसाधन के बारे में देखें अपन तो मुख्य रूप से इसमें किस प्रकार पढ़ना है अपन को। तो सबसे पहले राजस्थान की वनस्पति या वन संसाधन में अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान की वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की वनस्पति को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो देखिए, वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, यदि वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ा जाए तो सबसे पहले एक कारक आता है, वो कौन सा है? मुख्य रूप से देखें तो वनस्पति को प्रभावित करने वाला एक तो है जलवायु वहाँ की, एक है वर्षा और एक है तापमान। ये तीन ऐसी चीजें हैं जो वहां की वनस्पति, किसी क्षेत्र की वनस्पति को क्या करता है? प्रभावित करता है। राजस्थान की ही नहीं, किसी भी क्षेत्र की वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक यदि है तो कौन से हैं? वहां की जलवायु, उस क्षेत्र की में वर्षा कितनी, उस क्षेत्र का तापमान कितना है, ये क्या करता है? उसको प्रभावित करता है। आए क्या समझ में? ये इसके बाद में यदि पूछा जाए दूसरा अन्य कारक में यदि आपको पूछा जाए तो एक है ऊंचावच। क्या है? अन्य कारक में जो पहला कारक है वो है ऊंचावच। ऊंचावच का मतलब हो गया क्या साथियों? ऊंचाई की ओर जाने पर यदि अपन धरातल से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो मतलब क्या होता है? तापमान कम होता जाता है, जिस कारण से वहां की वनस्पति में भी क्या होता जाता है? परिवर्तन होता जाता है। तो ये भी क्या है? वनस्पति को प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक है। इसी प्रकार तीसरा कारक यदि अपन देखें तो एक है मानवीय क्रियाकलाप। मानवीय क्रियाकलाप क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मुख्य रूप से अपन देखें तो पशुचारण तथा नगरीकरण के कारण से वनस्पति में भी क्या होता जा रहा है? धीरे धीरे परिवर्तन होता जा रहा है, क्योंकि राजस्थान की जो देखें स्थिति तो उसमें अत्यधिक पशुचारण तथा नगरीकरण की अभी स्थिति क्या है? धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है। इस कारण से ये भी क्या है? इस जलवायु को या अपन देखें तो वनस्पति को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो तीन प्रमुख कारण हो गए। एक तो हो गया का साथियों जलवायु, वर्षा तथा तापमान, प्रमुख कारण। उसके बाद में ऊंचावच और उसके बाद में अंतिम क्या? मानवीय जो क्रियाकलाप है उनके बारे में। अब देखें यदि अपन वनस्पति का वर्गीकरण और विभाजन के बारे में कि राजस्थान की मुख्यतः जो वनस्पति है उसका वर्गीकरण और विभाजन। वनस्पति का वर्गीकरण यदि देखें मुख्य रूप से, उससे पहले कुछ तथ्य पढ़ते हैं अपन। तो देखिए क्या पढ़ेंगे कि एक तो सबसे पहले यदि आपको पूछा जाए, भारत में पहली बार ब्रिटिश काल में 1894 में वन नीति बनाई गई। वन नीति कब बनाई गई? भारत में प्रथम वन नीति बनाई 1894 में। इसे दो बार संशोधन किया गया, 1952 में और एक संशोधन किया गया 1988 में। यदि आपको पूछा जाए स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति किसकी? स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कौन सी थी? तो देखिए साथियों, स्वतंत्र भारत की जो प्रथम वन नीति थी वो कब बनाई गई? 1952 में बनाई गई। कब बनाई गई? 1952 में बनाई गई। आएगा समझ में? इसी प्रकार यदि आपको पूछा जाए किस प्रकार के संशोधन 1988 में क्या संशोधन किया गया, तो इसके अनुसार पूरे जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है उसके 33% पर क्या है? वन का क्या किया गया? अनिवार्य होना फिक्स किया गया। और उनमें से भी अलग अलग, जैसे यदि आपको पूछा जाए 33% में से यदि आपको पूछा जाए भौगोलिक क्षेत्र में मैदानी भागों में, जो मैदानी क्षेत्र है तो मैदानी भागों में कम से कम कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? तो मैदानी भागों में तो होना चाहिए 20%।
और यही आपको पूछा जाए यदि इसके अकॉर्डिंग पर्वतीय भागों में तो पर्वतीय भागों में होना चाहिए कितना प्रतिशत, 60% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 60%। ठीक है, तो यदि आपको पूछा जाए भारत की प्रथम वन नीति, भारत की प्रथम वन नीति, तो भारत की प्रथम वन नीति कब बनाई गई, 1894 में बनाई गई और उसको 2 बार संशोधन किया, 1952 तथा 1988। 1952 में जो वन नीति बनाई गई यह स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति थी। ठीक है, और 1988 में 33% का लक्ष्य रखा गया, उनमें से 20% मैदानी भागों में और पर्वतीय भागों में 60%। क्या ये लक्ष्य पूरा हुआ है, तो वर्तमान में ये लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, क्योंकि 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जो वन तथा वृक्षों का आजादी क्षेत्र है वो लगभग 24.8% ही है वन रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, इसके बाद में देखिए राजस्थान में देखा जाए, राजस्थान में मुख्य रूप से वन नीति के बारे में तो देखो, राजस्थान भारत का पहला राज्य है, अपन बोल सकते हैं राजस्थान है, राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है जिसने वन नीति क्या है अपने, राजस्थान भारत का प्रथम राज्य जिसने 18 फरवरी 2010 को सर्वप्रथम 18 फरवरी 2010 को 18 फरवरी 2010 को क्या बनाया, वन नीति घोषित करी। क्या की, वन नीति बनाई। ठीक है, और राजस्थान क्या हो गया, भारत का प्रथम राज्य बन गया जिसने क्या है, सर्वप्रथम वन नीति बनाई। ठीक, आया क्या समझ में यहां तक। यदि अपन इतिहास के तौर पर चले तो एक रियासत थी जिसका नाम है जोधपुर रियासत। क्या साथियों, जोधपुर रियासत। इस जोधपुर रियासत में भी क्या है, प्रयास किए गए वन को संरक्षण करने के लिए। तो देखो किस प्रकार, तो जोधपुर रियासत में साथियों 1910 में कानून बनाया गया। ये अपन बोल सकते हैं जोधपुर रियासत राजस्थान की पहली रियासत थी, ये राजस्थान की पहली रियासत जिसने क्या बनाया साथियों, वनों के संरक्षण के लिए कानून बनाया। पहली रियासत जिसने वनों के संरक्षण के लिए 1910 में कानून बनाया। 1910 में क्या बनाया, कानून बनाया। कौन सी रियासत में, जोधपुर रियासत में। आया क्या समझ में। राजस्थान की प्रथम रियासत थी जोधपुर रियासत जिसने वनों के संरक्षण के लिए क्या बनाया, कानून बनाया। इसके बाद में एक और रियासत थी जिसका नाम आता है क्या साथियों, अलवर रियासत। और इसका क्या था, ये सेकंड रियासत है, ये क्या है, दूसरी रियासत है जिसने क्या है, वनों के संरक्षण के लिए क्या है, कानून का निर्माण किया। ये दूसरी रियासत है जिसने 1935 में, तब साथियों 1935 में वनों के संरक्षण के लिए कानून बनाया। वनों के संरक्षण के लिए क्या बनाया गया, कानून बनाया। आया क्या समझ में। अलवर के महाराजा तेज सिंह के द्वारा 1947 में फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट भी बनाई गई। क्या बनाई गई, फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट भी बनाई गई। आए के समझ में यहाँ तक। ठीक है, किसके द्वारा, अलवर के महाराजा तेज सिंह के द्वारा। तो ये प्रमुख कुछ इतिहास हो गया जिनके बारे में अपन ने जाना। ठीक है, अब अपन को देखते हैं मुख्य रूप से यदि वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण करते हैं तो देखो 3 भागों में बांटा गया, आरक्षित वन। ठीक है, देखते हैं वनों का वर्गीकरण, प्रशासनिक वर्गीकरण। वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण, यदि देखें अपन मुख्य रूप से वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण, तो देखिए मुख्यतः वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण में देखो 3 भागों में बांटा गया। एक तो होते हैं आरक्षित वन, या इन्हें बोला जाता है संरक्षित वन। संरक्षित वन भी क्या बोला जाता है, आरक्षित वन या संरक्षित वन के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्या मतलब हुआ इनका, देखो और यहां पर वनों की कटाई व पशुचारण पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। वनों की कटाई वे पशुचारण पर पूर्णतः प्रतिबंध। पूर्णतः क्या होता है,
प्रतिबंध होता है। मतलब यहाँ इन क्षेत्र में जो आरक्षित वन का जो क्षेत्र है वहां पर वनों की कटाई नहीं की जा सकती, पशुचारण वहां पर नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये क्या है, राज्य सरकार के अधीन आते हैं। ये क्या है, ये किसके अधीन आते हैं आरक्षित वन, ये राज्य सरकार के अधीन आते हैं। ये है राज्य सरकार के अधीन आते हैं, राज्य सरकार के अधीन आते हैं, अधीन आते हैं। यदि आपको पूछा जाए जो टोटल वन है उनमें से आरक्षित वन का प्रतिशत राजस्थान में कितना है, राजस्थान में जो टोटल वन है तो इसका यदि क्षेत्रफल पूछा जाए तो देखो यह है टोटल में से अपन देखें तो लगभग 37.32%, लगभग अपन माने तो कितने 38% पर क्या है आरक्षित वन है, क्या है आरक्षित वन है। यही पूछा जाए सर्वाधिक कहां पर है राजस्थान में, तो सर्वाधिक आरक्षित वन कहां पर है, तो सर्वाधिक आरक्षित वन कहां है साथियों, उदयपुर में है। कहां है साथियों, उदयपुर में। ठीक है, तो पहला वन हो गया कौन सा, प्रशासनिक के आधार पर आरक्षित वन या संरक्षित वन, क्या है वनों की कटाई तथा पशुचारण पर पूर्णतः प्रतिबंध। दूसरा ये राज्य सरकार के अंडर में होते हैं और सर्वाधिक क्या है ये क्षेत्र है या सर्वाधिक वन ये कहां पे है, तो उदयपुर में। कहां है साथियों, उदयपुर में। आया क्या, अगला है रक्षित वन या सुरक्षित वन। अगला कौन सा है, रक्षित वन या सुरक्षित वन। दूसरा आता है रक्षित वन या इन्हें ही बोला जाता है सुरक्षित वन, सुरक्षित वन के नाम से भी जाना जाता है। देखो रक्षित वन या सुरक्षित वन में देखें यदि अपन मुख्यतः रूप से यहां पर भी पूर्णतः रूप से वनों तथा पशुचारण पर क्या होता है प्रतिबंध होता है, लेकिन सरकार के आदेश के बाद में या सरकार से अनुमति लेने के बाद में यहां पर क्या किया जा सकता है, पशुचारण किया जा सकता है। तो अपन बोल सकते हैं वनों की कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध है, वनों की कटाई पर यहां पर भी क्या है पूर्णतः प्रतिबंध है, बंद है। लेकिन सरकार के क्या है साथियों, क्या बोल सकते हैं अपन, लेकिन सरकार की अनुमति से, सरकार की अनुमति से पशुचारण किया जा सकता है, पशुचारण किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, मुख्य रूप से यहां पर भी देखें तो क्या है साथियों कि वनों की कटाई भी नहीं की जा सकती और पशुचारण भी नहीं किया जा सकता, पूर्णतः प्रतिबंध है। लेकिन सरकार की अनुमति लेने के बाद में यहां पर केवल पशुचारण क्या है किया जा सकता है। यही पूछा जाए जो रक्षित वन है ये टोटल कितना प्रतिशत है, तो इनका वन का है जो प्रतिशत सर्वाधिक है, सर्वाधिक प्रतिशत रखते हैं राजस्थान में जो टोटल वन है उनमें से सर्वाधिक जो प्रतिशत रखने वाले वन है या सर्वाधिक यदि आपको पूछा जाए वन किस प्रकार है तो अपन बोल सकते हैं किस प्रकार है, रक्षित वन या सुरक्षित वन। कितना प्रतिशत है, तो लगभग कितना साथियों 56%, 56.49% पर कौन से वन है, रक्षित वन है। कौन से वन है, रक्षित वन है। यही पूछा जाए या साथियों सर्वाधिक रक्षित वन, सर्वाधिक वन है कहां पर, तो ये है 12 में। कहां है, 12 में। कहां है साथियों, 12 में है। ठीक है, आएगा समझ में सबके, 12। दो प्रकार के हो गए, एक तो हो गए कौन से साथियों, एक तो हो गया आरक्षित वन, दूसरा हो गया रक्षित वन और लास्ट तथा अंतिम है कौन सा, वर्गीकृत वन। देख लीजिए तीसरा है जिसका नाम है वर्गीकृत वन। यह भी आपको पूछा जाए वर्गीकृत वन का क्या मतलब है, तो देखो वर्गीकृत वन का मतलब है वनों पर सरकारी नियंत्रण नहीं है। ऐसे वनों पर क्या है, सरकारी नियंत्रण नहीं है, सरकारी नियंत्रण या नियंत्रण नहीं, क्या है, सरकारी नियंत्रण नहीं है। ये टोटल में से यदि देखें तो टोटल में से ये केवल कितना प्रतिशत है, 6.39% है। कितना टोटल क्षेत्रफल है जो वनों का, उनमें से 6.39% पर कौन है साथियों, वर्गीकृत वन है। यही पूछा जाए सर्वाधिक कहां पर है, तो यह है सर्वाधिक वन, याद रखना यह सर्वाधिक वन, सर्वाधिक वन एक तो आता है कौन सा, गंगानगर और एक बीकानेर, गंगानगर और
बीकानेर में। देखो प्रशासनिक आधार पर 3 वनों को अपन ने बांट लिया। सबसे पहले अपन ने कौन सा पढ़ा, आरक्षित वन, ठीक है, कितना प्रतिशत, टोटल में से 27.32 या अपन बोल ले तो 38% के लगभग, और सर्वाधिक कहां पर है, उदयपुर में, ठीक है। दूसरा यदि पूछा जाए तीनों में से सर्वाधिक वन किस प्रकार है राजस्थान में, तो याद रखना सर्वाधिक वन किस प्रकार है, रक्षित वन या सुरक्षित वन है। जो मुख्य रूप से यदि पूछा जाए जिला तो 12, सबसे कम पूछा जाए तो कौन से प्रकार के वन है, तो ए वर्गीकृत वन है जो सबसे कम प्रकार के वन है अपने यहाँ पर, और वो कहाँ है, गंगानगर तथा बीकानेर में है। कहाँ है, गंगानगर तथा बीकानेर में। ये कुछ प्रशासनिक के आधार पर अपने वनों का क्या किया, वर्गीकरण किया। आया क्या समझ में यहाँ तक, ठीक है। अब देखो कुछ वनों का प्राकृतिक वर्गीकरण यदि आपको पूछा जाए प्राकृतिक वर्गीकरण किस प्रकार है, तो देखो अगला है वनों का प्राकृतिक वर्गीकरण। प्राकृतिक वर्गीकरण अपन देखें, प्राकृतिक वर्गीकरण में उस क्षेत्र का क्या नाम है और उसमें कौन कौन से मुख्यतः जिले आते हैं, वहां के कौन कौन से क्या है वृक्ष प्रसिद्ध है, वहां का तापमान कितना रहता है, उनके बारे में पढ़ते हैं। और जो पहला आता है जिसका नाम है उष्णकटिबंधीय कांटेदार व झाड़ी वाले वन। पहला जो वनों का प्राकृतिक वर्गीकरण है उसमें आता है उष्णकटिबंधीय कांटेदार, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार व झाड़ी वाले वन, ठीक है। पहला वर्गीकरण अपन ने बांटा किसके बारे में, उष्णकटिबंधीय कांटेदार व झाड़ी वाले वन, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर यह क्षेत्र कहाँ पाया जाएगा, जहां पर राजस्थान में वर्षा होगी कितने साथियों, 30 सेंटीमीटर से भी कम, वहां पर ये वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय कांटेदार व झाड़ी वाले वन पाए जाते हैं, ठीक है। यही पूछा जाए इनका क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो देख लेना इनका क्षेत्रफल है लगभग कितना, जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ीदार वन है इनका क्षेत्रफल है लगभग कितना, 6.26% पर ये फैले हुए हैं। यही पूछा जाए विस्तार, कहाँ कहाँ विस्तार है इनका, देखो विस्तार में मुख्यतः पूछा जाए तो सबसे पहले जो कौन सा साथियों पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है उसमें मुख्यतः यही वन पाए जाते हैं। जैसे कौन सा, जैसलमेर हो गया, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, नागौर है, ठीक है। नागौर के बाद में आ गया कौन सा, चूरू है, सीकर है साथियों, झुंझुनू है, जालोर है, हनुमानगढ़ है तथा श्री गंगानगर है। यहाँ पर मुख्य रूप से किस प्रकार के उष्णकटिबंधीय कांटेदार व झाड़ी वाले वन पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ की वनस्पति देखें तो देखो वनस्पति कैसी है, वनस्पति यहाँ पर मुख्य रूप से कैसी वनस्पति पाई जाएगी, अर्थात यहाँ की वनस्पति को अपन बोल सकते हैं जीरोफाइट। क्या नाम दिया गया है, जीरोफाइट, या इसी को बोला जाता है मरुदभिद, मरुदभिद कहते हैं, ठीक है। मरुदभिद या जीरोफाइट के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष हैं, तो देखिए वृक्ष, एक तो वृक्ष यहाँ पाया जाता है खेजड़ी, एक है रोहिड़ा, एक है बबुल। ये वृक्ष याद रखना है कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार का, खेजड़ी है, रोहिड़ा है, बबुल है, कुमटिया है, ये प्रमुख वृक्ष है। यही पूछा जाए यहाँ पर झाड़ियाँ कौन कौन सी प्रमुख झाड़ियाँ हैं, तो देखो झाड़ियों में आता है केर, बेर, फोग है, ये प्रमुख झाड़ियाँ हैं। पौधे में यदि आपको पूछा जाए तो यहाँ पर मुख्य रूप से कई प्रकार के पौधे भी पाए जाते हैं, उनके बारे में देखते हैं कि किस प्रकार के। देखो एक बार वापस देख लीजिए, पहले तो यहाँ पर वृक्ष, ठीक है, ये वृक्ष हो गए खेजड़ी, रोहिड़ा, बबुल, कुमटिया, झाड़ियाँ केर, खेर, बेर तथा फोक के बारे में, ठीक है। अब यदि अपन बोलते हैं कुछ स्पेशली पौधे कौन कौन से, तो देख लीजिए पौधे कौन कौन से हैं यहाँ पर। एक तो है थुअर पौधे में एक आता है कौन सा, थुअर, एक आता है नागफनी, नागफनी के बाद में एक आता है गंवारपाटा, गंवारपाटा के बाद में आता है एक आता है आख और एक आता है खींप। ये प्रमुख क्या है यहाँ पर,
पौधे हैं। घास यदि पूछा जाए किस प्रकार की घास है, यहाँ पर तो एक है सेवन तथा लीलन घास, लिलोन घास पाई जाती है। ठीक है, एक दामन पाई जाती है घास, एक करड़ पाई जाती है घास, एक भुरट पाई जाती है, एक अंजन पाई जाती है। ये सभी घास कहाँ पाई जाती है, यही पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार क्षेत्र में पाई जाती है। क्या समझ में यहाँ फिर देखो, यहाँ के जो वृक्ष होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है, तो इनके वृक्षों की क्या है, जो जड़ें होती है वे मोटी होती तथा लंबी होती है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ के वृक्षों की जड़ें एक तो रहती है मोटी और एक रहती है क्या, लंबी होती, जिस कारण से ये आसानी से नीचे से क्या है, पानी को क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, बहुत लंबी जड़ें होती है। अन्य यदि देखें तो इन पेड़ों का जो या इन वृक्षों का जो तना है, वो तना क्या होता है, तना होता है मोटा। किस प्रकार का होता है, मोटा तना होता है। और अपन मेरे पत्तियां कैसी होती है, तो पत्तियां छोटी कांटेदार होती है। पत्तियां कैसी होती है, छोटी होती है और मुख्य रूप से कैसी होती है, कांटेदार होती है। किस प्रकार की होती है, कांटेदार होती है। आए क्या समझ में। अब यदि अपन देखें, यहाँ खेजड़ी पाई जाती है। खेजड़ी का कुछ अपन देखें, जानकारी लें, खेजड़ी में क्या है। खेजड़ी देखो, खेजड़ी का देखें तो इसे संस्कृत भाषा में समी कहा जाता है। संस्कृत में इसे कहते हैं क्या, समी के नाम से जाना जाता है। आए क्या, इसी को ही साथियों स्थानीय नाम यदि पूछा जाए खेजड़ी का स्थानीय नाम, तो इसे जांटी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, जांटी के नाम से जाना जाता है। और इसी का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए आपको, यदि इसी का क्या वैज्ञानिक नाम पूछा जाए, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरिया। प्रोसोपिस सिनेरिया, प्रोसोपिस सिनेरिया किसका नाम है, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी बोलते हैं। क्या साथियों, राजस्थान का कल्प वृक्ष भी बोला जाता है। किसको, खेजड़ी को बोला जाता है कल्प वृक्ष। रेगिस्तान का गौरव भी बोलते हैं। रेगिस्तान का गौरव भी की भी क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। ठीक है, देखो, संस्कृत में समी के नाम से जाना जाता है। स्थानीय भाषा में जांटी तथा यदि वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो मुख्य रूप से इसे क्या, प्रोसोपिस सिनेरिया के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का कल्प वृक्ष इसे कहा जाता है तथा राजस्थान का क्या साथियों, गौरव भी इसे कहा जाता है। इसे राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया, यदि आपको पूछा जाए तो इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया 31 अक्टूबर 1983 को। कब घोषित किया गया, 31 अक्टूबर 1983 को इसे क्या बनाया गया, राज्य वृक्ष क्या किया गया, घोषित किया गया। मुख्य रूप से इस खेजड़ी की पूजा दशहरे में की जाती है। कब की जाती है, दशहरे में। और वो भी किसके तहत, वो भी जो क्षत्रिय राजपूत समाज के लोग हैं वो दशहरे या विजय लक्ष्मी को क्या करते हैं, खेजड़ी की पूजा करते हैं। क्या करते हैं साथियों, खेजड़ी की पूजा करते हैं। ठीक है, आया क्या समझ में, खेजड़ी की पूजा करते हैं। यही पूछा जाए ये कहाँ पर खेजड़ी, मुख्यतः जोधपुर, सीकर, नागौर तथा चूरू में सर्वाधिक खेजड़ी क्या होती है, पाई जाती है। जोधपुर है, सीकर का एरिया है, नागौर का एरिया है, चूरू का एरिया है, वहाँ पर क्या अपन देख सकते हैं, क्या खेजड़ी देख सकते हैं। आया क्या समझ में। ठीक है, और खेजड़ी की देखो जो पत्तियां होती है, खेजड़ी की पत्तियों को लूंग कहा जाता है। लिख लेना साथ में, पत्तियों को कहा जाता है लूंग। क्या कहा जाता है, लूंग कहा जाता है। आया समझ में। यही यदि खेजड़ी की जो साथियों क्या होती है, जो फली होती है, उनको सूखने के बाद में सांगरी या खोखा कहा जाता है। फली को क्या कहा जाता है, सांगरी या खोखा, खोखा के नाम से भी जाना जाता है। खेजड़ली गांव जोधपुर में है। विश्व का एकमात्र जहां क्या है, वृक्ष या वन महोत्सव या वृक्ष मेला लगता है। खेजड़ली गांव कहाँ है, जोधपुर में। अमृता देवी वाला नाम आपने सुना होगा, चर्चित है। ठीक है, तो ये हो गया खेजड़ी के बारे में। अगला देखो एक और है, साथ साथ में पढ़ लेते हैं। चलो, रोहिड़ा। किसके बारे में, रोहिड़े के बारे में। क्या चीज़ है रोहिड़ा, उसके बारे में देखिए। रोहिड़े का यदि आपको पूछा जाए साथियों, रोहिड़े का क्या वैज्ञानिक नाम,
रोहिडे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रोहिडे का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? टिकुमेला एंडुलेटा या टिकामेला या टिकुमेला या टिकामेला एंडुलेटा। एंडुलेटा ये क्या है, किसका वैज्ञानिक नाम है? ये रोहिडे का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, इसे राजस्थान या रेगिस्तान या मारवाड़ का सागवान कहा जाता है। इसे राजस्थान का बोल सकते हो या अपन बोले तो रेगिस्तान या अपन बोले तो मारवाड़ का सागवान। मारवाड़ का सागवान कहा जाता है। किसको किसको कहा जाता है? तो रोहिडे को। राजस्थान, रेगिस्तान तथा मारवाड़ का सागवान किसे कहा जाता है? वो रोहिडे को कहा जाता है। ठीक है, मरुशोभा मारवाड़ टिक के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके नाम से? मरुशोभा तथा मारवाड़ टिक। मरुशोभा वे मारवाड़ टिक के नाम से भी जाना जाता है के नाम से भी जाना। मुख्य रूप से देखें यदि रोहिडे का अपन पुष्प में, तो देखो इसका जो पुष्प होता है वो किस प्रकार होता है? इसका पुष्प का रंग केसरिया होता है। कैसा होता है? केसरिया होता है, और इसे राज्य पुष्प घोषित किया गया। यदि देखें इसका पुष्प का रंग कैसा होता है? केसरिया होता है। ठीक है, और इसको पुष्प को क्या है? राज्य पुष्प घोषित किया गया है। राज्य पुष्प घोषित किया गया। कब घोषित किया गया यदि आपको पूछा जाए तो मुख्य रूप से 31 अक्टूबर को ही। कब? 31 अक्टूबर 1983 को इसे राज्य पुष्प के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, इसके सर्वाधिक वृक्ष पूछा जाए तो सर्वाधिक वृक्ष कहाँ है? इसके चूरू में है। कहाँ है साथियों सर्वाधिक वृक्ष? तो कहाँ है? चूरू में। ठीक है, इससे बंदूक की बट बनाई जाती है रोहिड़ा से। याद रखना, बंदूक की बट है जो कौन से? तो वो रोहिड़ा से बनाई जाती है। कहाँ से बनाई जाती है? रोहिड़ा से बनाई जाती है। आए क्या समझ में? ठीक है, एक है सेवन घास, जिसका नाम आपने सुना होगा, लीलन घास भी कहा जाता है। सेवन घास को लिखना चाहो तो लिख लेना। ठीक है, सेवन घास, चलो लिखा देता हूं साथ साथ में लिखते चलो। सेवन घास। ठीक है, इसे अन्य नाम किससे जाना जाता है? तो इसे ही बोला जाता है लीलन घास। लीलन घास। इसका यदि आपको पूछा जाए वैज्ञानिक नाम क्या है लीलन घास या सेवन घास का, तो देखना इसका वैज्ञानिक नाम है लूसीयूरुस सिडिकुस। वैज्ञानिक नाम क्या नाम है? लस्सी यूरुस सिडिकुस। सिडिकुस इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। किसका? सेवन घास का। ये भेड़ों की पसंदीदा घास है, और सर्वाधिक यदि पूछा जाए ये सर्वाधिक है जैसलमेर में। सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में, और वो भी कहाँ पर? जो लाठी क्षेत्र है मोहनगढ़ व रामगढ़। मोहनगढ़ रामगढ़ का जो बीच का लाठी क्षेत्र है, लाठी क्षेत्र वहाँ पर यह सर्वाधिक क्या है? घास पाई जाती है। कौन सी? सेवन घास। आया क्या समझ में? एक और घास है जिसका नाम क्या है? देख लीजिए, मेथिया नाम का। मुख्य रूप से यदि मेथिया पूछी जाए तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है? देखिए, इसका वानस्पतिक नाम क्या है साथियों? साइप्रस। इसका नाम है साइप्रस रोटंडस। साइप्रस रोटंडस इसका नाम है। ठीक है, एक आपने और सुना होगा दामन घास। ये सभी यहीं पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय जो कांटेदार क्षेत्र है उन्हीं में। और दामन घास को बोला जाता है क्या साथियों? इसे बोला जाता है ट्राइडोकस। ये मधुमेह रोग को दूर करती है। मधुमेह रोग को। ये मुख्य रूप से बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा उदयपुर में पाई जाती है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा
उदयपुर में पाई जाती है। जो दूधवा जो क्षेत्र होते हैं या दूधवा पशु होते हैं उनके लिए उत्तम घास भी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? उत्तम घास भी मानी जाती है। आए क्या समझ में यहाँ तक? तो ये हो गया कुछ क्या जो अपन ने साथ में पढ़ा, उष्णकटिबंधीय जो कांटेदार वन क्षेत्र है उनके साथ में कुछ क्या किया, ब्रीफ में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। आए क्या सब कुछ समझ में? देखो आगे देखो, दूसरा जो आता है प्राकृतिक अनुसार बांटा गया क्षेत्र, वो आता है क्या, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, या इसी को बोला जाता है क्या साथियों, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को ही बोला जाता है अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय ओक वन। अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय ओक वन, ओक वन के नाम से जान। देख लीजिए यहाँ का तापमान, यहाँ की वर्षा, यहाँ का क्षेत्र, वो उनके बारे में। यदि देखें सबसे पहले वर्षा, कौन जहाँ पर वर्षा होगी कहाँ से आती हूँ, 30 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक, वहाँ पर मुख्य रूप से कैसा वन पाया जाएगा, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, यही पूछा जाए मुख्य रूप से कुल क्षेत्रफल, तो लगभग क्षेत्रफल सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता है ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, लिए लगभग 58.11% का क्या रखता है, क्षेत्र रखता है। कितना? 58.11। यदि जिले पूछे जाए विस्तृत, कहाँ कहाँ तक ये विस्तृत है, कौन कौन से जिलों में विस्तृत है, तो देखिए प्रमुख जिले कौन सा है, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है। ठीक है, इसके अलावा यदि देखें तो दौसा है, करौली है, दौसा है, करौली है, सवाई माधोपुर है। ठीक है, जो उत्तरी हिस्सा, उत्तरी टोंक का हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा अजमेर है, सीकर भी है और झुंझुनू भी है। ये प्रमुख क्या है, जिले हैं जहां पर किस प्रकार की वनस्पति अपन बोले तो किस प्रकार की, तो वहां पर है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यदि वनस्पति के बारे में देखें तो जैसे अपन ने पहले पढ़ा 0 फीट की वनस्पति पाई जाती है कांटेदार में, इसी प्रकार पर यहाँ पर वनस्पति पाई जाए किस प्रकार की, पर्णपाती। किस प्रकार की? पर्णपाती, जिसके क्या है, पर्णपाती का मतलब हो गया जिसमें मुख्यतः रूप से मार्च तथा अप्रैल में क्या होते हैं, पत्ते झड़ते हैं। क्या झड़ते हैं? पत्ते झड़ जाते हैं। मार्च तथा अप्रैल में क्या हो जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं। ठीक है, आया समझ में? यही पूछा जाए वृक्ष कौन कौन से हैं, यहाँ पे मुख्य रूप से कौन कौन से वृक्ष हैं, तो देखो एक तो है जिसका नाम है दोगड़ा। कौन सा वृक्ष? दोगड़ा। एक है क्या, सालर। एक है कदम के वृक्ष। एक है अमलतास। ये प्रमुख है क्या, वृक्ष जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यदि दोगड़ा के बारे में पढ़ें तो दोगड़ा सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो दोगड़ा सर्वाधिक पाया जाता है करौली तथा सवाई माधोपुर में। करौली तथा सवाई माधोपुर में। ठीक है, इसी दोगड़े का यदि वैज्ञानिक नाम पूछा जाए साथियों, इसका वानस्पतिक नाम पूछा जाए, क्या साथियों, वानस्पतिक नाम पूछा जाए किसका, दोगड़े का, तो वानस्पतिक नाम क्या है, देख लीजिए। इसका वानस्पतिक नाम है एनोजिस। एनोजिस पेंडुला। क्या नाम है? एनोजिस पेंडुला इसका वानस्पतिक नाम है। ठीक है, आया समझ में? राज्य में धोक के वन सर्वाधिक है। ठीक है, यदि आपको पूछा जाए राज्य में सर्वाधिक वन किस प्रकार के हैं, तो याद रखना आया हुआ क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक धोक वन है, सर्वाधिक धाकड़ या धोक वन है, धोक वन या वृक्ष है। आए क्या समझ में? ये चीज़ याद रखना है, राज्य में सर्वाधिक धाकड़ या धोक वृक्ष हैं। आया क्या समझ में? ठीक है, अब देखो यहीं पर एक प्लास भी नामक भी पाया जाता है, प्लास। ठीक है, देख लेते हैं सबके बारे में। वन कौन से हो गए, दोगड़ा हो गया, सालर हो गया, कदम हो गया, अमलतास हो गया और प्लास हो गया। प्लास के बारे में कुछ देखो जानकारी देते हैं प्लास के बारे में, तो प्लास के बारे में जानकारी लेते हैं। प्लास या इसे ढाक भी बोला जाता है, प्लास
या इसे ही क्या बोला जाता है, ढाक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, ढाक, ढाक के नाम से जाना जाता है, प्लास या ढाक। मुख्य रूप से देखें तो ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो ये है राजसमंद में सर्वाधिक पाए जाते हैं। कहाँ पर, राजसमंद में। इसका यदि आपको पूछा जाए वानस्पतिक नाम, तो वानस्पतिक नाम क्या है, ब्यूटीना। क्या नाम है, ब्यूटीना मोनोस्पर्म, मोनोस्पर्मा या स्पेमा, इसका क्या है, वानस्पतिक नाम है। क्या है, ब्यूटीना मोनोस्पर्मा, इसका क्या है, प्लास का वानस्पतिक नाम है ब्यूटीना मोनोस्पर्मा। आए क्या समझ में। इसे जंगल की ज्वाला या आग भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, जंगल की ज्वाला या आग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जंगल की ज्वाला या आग, इसे जंगल की ज्वाला या आग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, आग के नाम से जाना जाता है। आए क्या समझ में। यहीं पर एक खस घास भी पाई जाती है, खस। ठीक है, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से देखिए खस घास कहाँ पर, तो सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है, सवाई माधोपुर। इसके अलावा तो भरतपुर, और भरतपुर के अलावा यदि पूछा जाए तो टोंक। यहाँ 3 क्षेत्र में क्या है, सर्वाधिक ये खस घास पाई जाती है, जिसका उपयोग शरबत व इत्र बनाने में किया जाता है। क्या पैरा, शरबत तथा इत्र बनाने। 2 प्रकार के पढ़ लिए अपन ने, एक कांटेदार, एक पर्णपाती। तीसरा प्रकार देखो प्राकृतिक के अनुसार, और वो प्रकार कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन। तीसरा उष्ण कटिबंधीय शुष्क, या अपन बोल सकते हैं मिश्रित पर्णपाती वन। आए क्या समझ में। देखिए इसके बारे में यदि अपन देखें तो सबसे पहले वर्षा कहाँ पर पाए जाएंगे, जहाँ पर वर्षा होगी 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक, वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क तथा मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, राज्य में यदि कुल क्षेत्रफल का देखें, कुल क्षेत्रफल कितना है इनका तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 28.38% पर कुल क्या है, ऐसे वन है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क तथा मिश्रित पर्णपाती वन है। यदि विस्तार देखा जाए कहाँ कहाँ पर है ये वन, तो मुख्य रूप से ये विस्तार देखें तो सबसे पहला नाम आएगा किसका, भीलवाड़ा का। किसका, भीलवाड़ा का। उसके बाद में राजसमंद के बाद में उत्तरी चित्तौड़ के बाद में इसका नाम आता है दक्षिणी टोंक बूंदी, दक्षिणी टोंक वे बूंदी। ठीक है, दक्षिणी बूंदी तथा दक्षिणी टोंक है जो यहाँ पर मुख्य रूप से ये पाया जाता है। और एक है दक्षिणी सवाई माधोपुर, वहाँ पर भी उष्ण कटिबंधीय शुष्क तथा मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आएगा समझ में यहाँ तक। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर वनस्पति के बारे में कौन कौन से वृक्ष मुख्यतः पाए जाते हैं। तो यदि देखें वृक्ष, तो यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो देखो एक तो पाया जाता है बरगद, दूसरा पाया जाता है अमरूद, तीसरा है हल्दू, चौथा है खिरनी, एक है चंदन के बाद है आम के बाद है गुल्लर, और गुल्लर के बाद में मुख्य रूप से तेंदू भी पाए जाते हैं। क्या, कुछ तेंदू के वृक्ष भी पाए जाते हैं। यही पूछा जाए यदि चंदन सर्वाधिक कहाँ पर, तो चंदन है कहाँ पर, एक जगह है जिसका नाम है खमनोर। क्या साथियों, खमनोर। ठीक है, कहाँ पर, राजसमंद में। ठीक है, सर्वाधिक चंदन वहीं पाया जाता है। हल्दू के वृक्ष का क्या है, कास्ट कोयला भी बनाया जाता था। ये प्रमुख हो गए क्या, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन के क्षेत्र के कहाँ कहाँ किस क्षेत्र के अनुसार पाए जाते हैं। आए क्या समझ में यहाँ तक, आए क्या। देखो तो ये प्रमुख हो गए वन कि किस प्रकार के वन यहाँ पर मुख्यतः क्या है पाए जाते हैं। इसके आगे देखो, इसके बाद में जो चौथा पार्टीशन पारिस्थितिकी के अनुसार बांटा गया है वनस्पति का, और वो क्या नाम है, उसका नाम है शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन, देखो चौथा पार्टीशन। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वर्षा, उसके बाद पढ़ेंगे स्थल,
कौन कौन से हैं? तो वर्षा देखो, शुष्क सागवान के वन कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पर वर्षा होगी मुख्यतः रूप से कहाँ तक, 75 से लेकर 110 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, वहाँ पर शुष्क सागवान के क्या है, वन पाए जाएंगे। मुख्यतः रूप से इसका यदि राज्य के अनुसार क्षेत्रफल देखेंगे कितने प्रतिशत पर पाए जाते हैं, तो लगभग कितने साथियों, 6.39% पर क्या है, ऐसे वन पाए जाते हैं। यही पूछा जाए यदि विस्तार के कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, जो मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी राज्य का अपना राज्य का हिस्सा है उसमें, मतलब कौन कौन से आएंगे? एक आ जाएगा डूंगरपुर, डूंगरपुर। एक आएगा साथियों किसका हिस्सा? एक आएगा बांसवाड़ा का। एक आएगा दक्षिणी उदयपुर का, दक्षिणी उदयपुर का। एक आएगा प्रतापगढ़ का, प्रतापगढ़ के बाद में एक चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में आएगा बारां तथा कोटा, बारां का कुछ हिस्सा, कोटा और एक झालावाड़। ये प्रमुख ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सागवान के वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ की वनस्पति देखें तो कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो देखो वृक्ष यहाँ पर कौन कौन से, एक तो है साल, एक है खेर, एक है अर्जुन, एक है बांस, ठीक है, एक है तेंदू, एक है गुल्लर और आम, और अंतिम कौन सा, महुआ। ये प्रमुख यहाँ पर क्या है, वृक्ष पाए जाते हैं। साल है, खेर है, अर्जुन है, बांस है, तेंदू है या महुआ है। ठीक है, ये तेंदू से क्या है, तेंदू से साथियों याद रखना, तेंदू से बीड़ी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है। और सर्वाधिक अपने देखें तो तेंदू है बांसवाड़ा में। कहाँ है? बांसवाड़ा में। आया कि समझ में आ गया यहाँ पर? ठीक है, तो ये प्रमुख हो गए किसके बारे में, कि शुष्क सागवान के वन के बारे में। अगला देखो अंतिम है कौन सा, किस प्रकार का बांटा गया है, तो अंतिम है जिसका नाम है क्या, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। पांचवा उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मुख्यतः रूप से कहाँ वर्षा की मात्रा देखते हैं। सबसे पहले तो वर्षा कहाँ, जहाँ वर्षा होगी कितनी, 150 सेंटीमीटर के लगभग, वहाँ पर मुख्यतः रूप से उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। और यदि आपको क्षेत्र पूछा जाए कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर यह कुल कितना प्रतिशत है, तो देखो यदि क्षेत्रफल पूछा जाए तो ये ज़्यादा क्षेत्रफल नहीं है। राजस्थान में केवल 0.39% जो वनों का क्षेत्रफल है उसमें से अपन पाए जाते हैं। और यदि इसका विस्तार पूछा जाए तो एक तो इसका विस्तार है आबू पर्वत के आसपास। किसके आसपास? जो आबू पर्वत है के आसपास। कहाँ पर? सिरोही में, सिरोही में। यहाँ पर यह वृक्ष सर्वाधिक या वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। वनस्पति क्या है, यहाँ की वनस्पति अपन देखें तो मुख्य रूप से यहाँ पर क्या है, सदा हरित रहती है, सदा हरित रहती है, हमेशा हरी भरी वनस्पति रहती है मुख्य रूप से यहाँ पर। ठीक है, और देखें यहाँ कौन कौन से वृक्ष या झाड़ियाँ पाई जाती है। तो देखो वृक्ष यदि झाड़ियों का देखें तो यहाँ पर मुख्य रूप से एक तो सिरस, एक बांस, बांस, एक पाया जाता है बेल, एक पाया जाता है जामुन, ठीक है, और एक पाया जाता है कारा घास। कौन सी घास? कारा घास, ठीक है, और एक लेवणिया झाड़ी। कौन सी झाड़ी? लेयण झाड़ी, ठीक है, जो मूलतः कहाँ की है, ये मूलतः यूएसए की झाड़ी है, ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर एक क्या है साथियों, एक स्पेशली घास पाई जाती है जो केवल क्या है माउंट आबू में ही पाई जाती है, जिसका नाम है डिक्किल। क्या नाम है साथियों? डिक्किल। जब अपन ने अभ्यारण्य पढ़े तब इसके बारे में जिक्र किया था, डिक्किल पेटेरा, डिक्किल पटेरा, डिक्किल पटेरा आबुएंसिस घास केवल माउंट आबू में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है?
माउंट आबू में पाई जाती है। ठीक है। और ये जो कारा घास है ये एक जहरीली घास है। कैसी है? जहरीली घास है, याद रखना। और अन्य देखें अपन तो मुख्य रूप से ये यहाँ पर वृक्ष है जो क्या है, प्रसिद्ध है और इन क्षेत्रों में क्या है, पाए जाते हैं। आया क्या समझ में? कारा घास जामुन है जिनसे मधुमेह को रोकने के उपयोगी है। क्या? जामुन मधुमेह रोकने के लिए उपयोगी है। आया क्या समझ में? अब देखो कुछ स्पेशली तथ्य हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यदि आपको पूछा जाए बांस का यूज, तो मुख्य रूप से बांस का देखो, एक तो अगरबत्ती तथा स्टिक बनाने में बांस का यूज किया जाता है। ठीक है। पान के खेत को मुख्य रूप से बजेड़ा कहा जाता है। आया समझ में? और कुछ यदि वन अधिनियम के बारे में आपको पूछा जाए तो वो भी देख लीजिए। यदि आपको पूछा जाए क्या साथियों कि राज्य वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? राज्य वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो राज्य वन संरक्षण अधिनियम 1972 में मुख्य रूप से क्या है, बना दिया गया था और 1973 में मुख्य रूप से लागू हो गया था। खेजड़ी दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है तथा ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आया क्या समझ में? तो ये हो गई प्रमुख इसके बारे में मुख्यतः। ठीक है, ध्यान रखना है। ये आपको पूछा जा सकता है वनस्पति संरक्षण के बारे में कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है और इन वनस्पतियों को किस प्रकार बांटा गया है। इसके बाद में आपको ये भी पढ़ना है कि इन वनों पर कौन कौन से सम्मेलन या पुरस्कार दिए जाते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा आपको क्या करना है, डिस्कस कर लेना है, अपना देख लेना है किस प्रकार के वनों पर स्पेशली राजस्थान में पुरस्कार दिए जाते हैं। कभी कभी क्या है, इन पुरस्कारों पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है छोटा कि किस प्रकार की क्या है पुरस्कार दिए जाते हैं। तो अपना जो वन संसाधन या प्राकृतिक रूप से जो वनस्पति को बांटा गया है और वनों के बारे में अपना ओवरऑल क्या हो गया, फॉर्मेट कंप्लीट अपन ने कर लिया। ठीक है, जो भी अपना था उसने 1 बाय 1 करके अपन ने हर प्रकार के बारे में, वन क्षेत्र के बारे में पढ़ा तथा उसके बारे में कुछ जाना। आया क्या समझ में सबके? तो बाकी का जो भी ये बचा है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, लगभग मेरे हिसाब से राजस्थान ज्योग्राफी के जो अपन ने टॉपिक किए हैं वो वन संरक्षण के अधीनता में लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद साथी।